दोस्तों नमस्कार, कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 9वां सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करने जा रहे हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। अन्य टीचर के चक्कर में नहीं रहिएगा कि मात्र भारी भारी क्वेश्चन करने से ही सफलता मिलता है। आपको मात्र रेलवे में मात्र साइंस और जीके ही नहीं पूछा जा रहा है, आपसे मैथ भी पूछा जाएगा और रीजनिंग भी पूछा जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कम समय के लिए कि आप लगभग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अवश्य देख ले। इतना भी कर लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित मानी जा सकती है। यदि आप कंसेप्चुअल किए हुए हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ये नहीं कि कोई टीचर है जो साइंस का है या रीजनिंग पढ़ाता है, बस वो नारा दे रहा है कि अरे हल्का क्वेश्चन से क्या करेगा, भारी क्वेश्चन भी करो। ठीक है, एवरेज क्वेश्चन सब पेपर का कर लीजिए। उतना भी यदि आप कर लेते हैं तो काफ़ी है, क्योंकि आपसे एक पेपर नहीं पूछा जा रहा है रेलवे में। रेलवे में आपसे साइंस भी पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, मैथ भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम कोई एक पेपर पढ़ नहीं जाना है। आपको एवरेज सभी क्वेश्चन पे पकड़ बनाना है। यदि आप एक बार अच्छा से पकड़ बना लिए तो यदि इक्का दुक्का भारी क्वेश्चन भी आता है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आज 9वां सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि साइंस और जीके का क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या होगा। तो देखिए, जब दो कण हैं उसके बीच की दूरी बढ़ जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल है जो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है कम हो जाता है। लेकिन कम हो जाता है, पहले फॉर्मूला से देख लीजिए, उसके बाद हम आपको जुगाड़ भी देंगे। यदि उतना समझ में नहीं आ रहा है तो जुगाड़ से भी आप कुछ हद तक उस चीज को समझ सकते हैं। तो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है G(m1 m2) इंटू R का बटा R का स्क्वायर। तो देखिए दूरी, ये आपका R है जो एक तरह से दूरी बता रहा है। जैसे दूरी को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है दूरी, ठीक है, दूरी को बढ़ा दीजिएगा। जब दूरी बढ़ेगा तो बल कम जाएगा, क्योंकि दूरी और बल में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उल्टा संबंध हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो रहा है। ठीक है, तो हल्का सा इसे भी यहाँ पे देख लीजिएगा। F बराबर होता है G(m1 गुना m2 बटा R का स्क्वायर। यहाँ पे m1 और m2 है जो वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु है। यदि दूरी को बढ़ा दीजिएगा तो एक तरह से गुरुत्वाकर्षण बल है जो क्या होते चला जाएगा, कम होते जाएगा। अब कहिए सर ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो आप जुगाड़ से भी इसको देख सकते हैं। देखिए, कोई आदमी दूर चला जाता है, जब दूर चला जाता है तो उसका बल है जो हम लोग पे कम लगता है, उसका प्रभाव है जो कम रहता है। नज़दीक रहता है तो देखते हैं प्रभाव ज़्यादा एक तरह से आपको दिखाई देता होगा। ऐसा ही मान सकते हैं जैसा कि हम लोग अभी YouTube के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो उतना बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको नहीं पड़ता है। वही आप क्लासरूम में आते हैं तो देखते हैं कि नहीं, ज़्यादा समझ रहे हैं, बस वही है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है। ठीक है, जुगाड़ सब में देंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है। तो जो लोहा का कील है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो लोहा का कील है जो पानी के घनत्व के तुलना कीजिएगा तो एक तरह से लोहा का कील है जो घनत्व होता है। ऐसे फॉर्मूला भी है, घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा वॉल्यूम। ठीक है, यही इसका एक तरह से फॉर्मूला है। और देखिए
जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो चीज़ है जो उसमें क्या हो जाता है, डूब जाता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि लोहा का घनत्व क्या है, लोहा का घनत्व ज़्यादा है तो पानी में डूब जाता है। यही आप पत्ता की बात करते तो पत्ता का घनत्व है जो पानी के घनत्व की तुलना में क्या होता है, कम होता है, तो पानी नहीं डूबता है। बस आसान सा चीज़ है कि जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो डूब जाएगा। और घनत्व कैसे निकालते हैं, तो घनत्व निकालने का तरीका है द्रव्यमान बटा आयतन, इस आधार पे होता है। ऐसे भी है कि जो हल्का रहता है वो तैरता है और जो भारी रहता है वो क्या होता है, डूब जाता है। इस तरह से भी आप याद इसको रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको लगता होगा कि हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगा, और CO2 छोड़ते हैं तो CO2 भी ज़्यादा होगा। खैर उस तरह से चीज़ है नहीं। सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में है, एक तरह से जो आपके आसपास जो है, जहाँ पे हवा की मात्रा है या हवा है, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, कौन सा गैस है, नाइट्रोजन। लगभग वायुमंडल में 78% है जो नाइट्रोजन है। आप कुरकुरे खाते होंगे, लेस खाते होंगे, तो उसका पैकेट आप देखते होंगे फुला हुआ, ठीक है, तो फुला हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर गैस है। तो जानबूझकर एक गैस को भर दिया जाता है, वो है नाइट्रोजन। बहुत ही कम रिएक्टिव इसे माना जाता है, बहुत ही शांत गैस की दर्जा इसे दिया गया है। अभी आजकल आप देखिएगा कि गाड़ी के जो टायर है उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले कभी कभी आप देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में एक से टायर है जो ब्लास्ट होता था, ठीक है, जबकि नाइट्रोजन में उस तरह की बात नहीं है, वो बहुत जल्दी मतलब गर्मी नहीं लेकर फैलता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सामान्य रूप से उदासीन अभिक्रिया किस रूप में लिखा जाएगा। जो उदासीन अभिक्रिया है वो किस रूप में लिखा जाता है, न्यूट्रल रिएक्शन। तो न्यूट्रल रिएक्शन जो बनेगा वो अम्ल और क्षार के संयोग से बनता है, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से बनता है। तो अम्ल और क्षार से बनेगा, तो जो बनाता है अम्ल और क्षार वो बनाता है लवण एवं जल को। अब कहिएगा कैसे सर, तो पहले इसका आंसर टिक मार लीजिए, क्षार प्लस अम्ल दोनों यदि मिलेंगे तो क्या बना देंगे, लवण तथा जल को बनाएंगे। अब कहिएगा कैसे, तो कैसे का भी जवाब देते हैं और साथ में कुछ जुगाड़ भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अम्ल में एक ले लेते हैं, तो अम्ल में हम ले रहे हैं HCl, ठीक है, और एक क्षार ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा, जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो बना लेता है NaCl। क्या बना लेगा, NaCl। और जो बनाता है जल बनाता है H2O बना लेता है, ठीक है, H2O है जो बना लेता है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे एक हम अम्ल लिए और वो अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या हो रहा है, रिएक्शन होता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों गायब हो गया, ये दोनों के दोनों गायब हो गया और एक नया पदार्थ बन गया, और वो पदार्थ बन गया NaCl, नमक। नमक है जो एक प्रकार का लवण है, तो लवण बन गया और जल बन गया। अब कहीं से जुगाड़, तो इसमें भी जुगाड़ है, हर एक जगह जुगाड़ बनता है, लेकिन ज़्यादा जुगाड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। जो जो क्वेश्चन आपको भारी लगता है उसी में कुछ जुगाड़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रायः बच्चे लोग यदि कंसेप्चुअल पढ़ लेते हैं तो भूलते नहीं हैं। चलिए इसमें क्या है, देखिए आप अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ते होंगे चैप्टर में। तो जब अम्ल और क्षार में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, जल बनेगा। और साथ ही क्वेश्चन में लिखा हुआ उदासीन, वह अभिक्रिया कैसा होगा, उदासीन। तो जल कैसा है, उदासीन नेचर का है, ठीक है ना। जल है जो न अम्लीय होता है, न क्षारीय होता है, न लवणीय होता है, तो जल भी साथ में बनेगा। लेकिन और क्या बन जाएगा, एक लवण भी बनता है, नमक भी बनता है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है जो हम लोग अर्थशास्त्र का लेते हैं, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो ब्याज दर, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को एक तरह से क्या करता है, लागू करता है और नियमित करता है। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, निम्न में से कौन सा संगठन ब्याज दर को लागू एवं विनियमन करता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एसबीआई, दूसरा ऑप्शन है आरबीआई, तीसरा ऑप्शन है सेबी, चौथा ऑप्शन है नाबार्ड। ठीक है, तो कौन सा संगठन है जो अब ब्याज दर, आप जाते होंगे बैंक में तो आपको मालूम चलता है कि बैंक अभी 2% का ब्याज दर दे रहा है जो पैसा पे रखते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्याज दर जो लागू करेगा वो कौन करेगा? तो देखिए, जो मौद्रिक नीति का जो पूरा के पूरा लागू करता है वो रिजर्व बैंक करता है। अर्थात जितना भी पैसा के बारे में जो भी चीज़ रहता है तो उसमें सबसे पहला अधिकार है रिजर्व बैंक का, और रिजर्व बैंक ही अपने आप को निर्धारित करता है कितना ब्याज दर किससे लिया जाए या छोड़ा जाए। ठीक है, तो उसको एक तरह से नियम भी बनाता है और साथ साथ यह भी देखता है कि उस नियम का उल्लंघन नहीं होवे, तो नियंत्रण भी करता है या विनियमन भी उसे करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, खासी, गारो एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ पे है? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन है, खासी, गारो एवं जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? ठीक है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा गया है खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ी, ये जो पहाड़ी है जो मेघालय में है, और मेघालय जो भारत के उत्तर पूर्व मतलब पूर्वोत्तर राज्य भी बोला जाता है। ठीक है, भारत में आप देखिएगा कि इस ओर एक तरह से 7 राज्य हैं जिसे हम लोग पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। ये सिक्किम से यहाँ से, मतलब सिक्किम तो पूर्वोत्तर राज्य में नहीं आता है, लेकिन इसके बाद आप देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ठीक है, नागालैंड है, ये सब राज्य हैं जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत की। ठीक है, तो जो पूर्वोत्तर राज्य है उसी में से एक जो राज्य है आपका मेघालय, और मेघालय में ही तीनों पहाड़ी है, खासी, गारो और जयंतिया। कभी कभी जनजाति भी पूछ दिया जाता है कि खासी जो जनजाति है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो इसी पहाड़ पे ये सब जो जनजाति का भी निवास है। अर्थात खासी, गारो और जयंतिया जो जनजाति हैं वो हैं जो मेघालय के ही हैं। ठीक है, मेघालय के ही हैं, और बार बार एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है, तो इस पर थोड़ा सा इस पे नज़र रखना है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? किसकी पुत्री थी? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा ऑप्शन है बलबन, बलबन। तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। और चौथा ऑप्शन आपके साथ है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान ऐसी महिला है जो भारत की प्रथम रानी बनी। ठीक है, यदि पूछा जाता है कि भारत के इतिहास में सर्वप्रथम कौन है जो रानी बनी है, राजगद्दी पे रानी की मतलब एक तरह से आसीन हुई है, वो रजिया सुल्तान ही है। और रजिया सुल्तान आप दिल्ली सल्तनत में पढ़िएगा, दिल्ली सल्तनत में ही गुलाम वंश है। ठीक है, गुलाम वंश में इल्तुतमिश एक राजा हुआ करता था, और इल्तुतमिश राजा के एक जो योग्य, सबसे योग्य जो उसकी पुत्री रजिया सुल्तान थी, वही है जो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है। इनका भी कहानी बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान समझिए कि गुलाम वंश है जो 1206 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, तो समझ जाइए कि उस समय का एक तरह से घटना है, उसके आसपास की घटना है, क्योंकि सबसे पहले गुलाम वंश में उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। उसके बाद उसका बेटा है जो कुछ समय के लिए रहा था आराम सा, और उसके बाद इल्तुतमिश आ गया था। ठीक है, इल्तुतमिश आया था, फिर बाद में बलबन ऐसे भी आता है। तो रजिया सुल्तान उसी समय की एक तरह से कहानी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक न्यूटन बराबर क्या होता है? एक न्यूटन बराबर क्या होता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक न्यूटन बराबर 1 केजी न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 1 केजी न्यूटन मीटर, सॉरी अच्छा ठीक है स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 1 केजी मीटर प्रति सेकंड। अगला है 1 केजी मीटर सेकंड। ठीक है, चलिए, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ का जवाब रखना होगा, क्योंकि फोर्स का एसआई मात्रक एग्जाम में पूछते पूछते एग्जामिनर एकदम पक गया है। ठीक है, अब नहीं चाहता है कि फोर्स का मात्रक है जो न्यूटन बता दे, क्योंकि न्यूटन बताना सब लोग के लिए एकदम दाएं एक तरह से दाएं बाएं का एक तरह से खेल हो गया है। तो चाहता है कि कुछ भारी क्वेश्चन अब एक स्टूडेंट लोग से पूछा जाए। तो अब डायरेक्ट आपसे पूछ देगा 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। अब खोजिएगा बल, तो बल तो इसमें मिलेगा नहीं। तो देखिए जो न्यूटन, तो न्यूटन जो किसकी इकाई है? न्यूटन है जो बल की इकाई है, बल की इकाई है। जो बल है F बराबर होता है m इंटू ए। ये हो गया मास और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो मास का ऐसा मात्रक केजी होता है, मास का ऐसा मात्रक केजी होता है। और त्वरण होता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन है जो घुमा कर आपसे पूछ रहा है। हल्का क्वेश्चन का जो ट्रेंड है जो लगभग धीरे धीरे खत्म हो रहा है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आ रहा है। तो चलिए, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि धरती की सतह पर एक व्यक्ति का जो भार है वो 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन, 60 न्यूटन है, तो उस व्यक्ति का चंद्रमा पर भार क्या होगा, भार क्या होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला 60 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 6 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 10 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 15 न्यूटन। तो बताइए कि पृथ्वी पे यदि भार है जो 60 न्यूटन है, पृथ्वी पे उसका भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे कितना होगा। तो देखिए जो भार जो बना है, वेट जो आया है वो वेट आया है m इंटू जी से आया है, m इंटू जी से आया है, और जो g है वो चंद्रमा पे पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। कितना है? 1/6 है। तो बस इसी का इस्तेमाल कर लेना है। आपको 60 न्यूटन तो दे दिया गया है, लेकिन चंद्रमा पे कितना है जी, तो पृथ्वी का 1/6 है, तो डायरेक्ट 1/6 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया? तो 10 न्यूटन। अर्थात यदि आप संयोग बस से भूलल भटकायल यदि आप चंद्रमा पे चले जाते हैं तो आपका वजन कम जाएगा। थोड़ा सा भी जंप कीजिएगा तो आप ज़्यादा ऊंचा उछल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है ना, वो चंद्रमा का कम होता है। इसी कारण आसानी से आप ज़्यादा जंप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपको हम तर्क देंगे और बताना होगा किसका क्वथनांक और गलनांक सबसे उच्च है। तो निम्न में से कौन सा तत्व का क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। पहला ऑप्शन है सोना, सोने वाला सोना नहीं है, सोना जो कि पहनने वाला है, ठीक है। दूसरा चांदी, तीसरा टंगस्टन, और चौथा लोहा, ठीक है। तो आप जानते होंगे ये सब में सबसे ज़्यादा टंगस्टन रहता है। हम लोग का जो बल्ब रहता है, जो आप बल्ब देखते होंगे, बल्ब की जो फिलामेंट, ठीक है, ये जो बल्ब है, जो सादा जो प्लेन बल्ब आपको मिलता है, उसका जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसका गलनांक है जो बहुत ही उच्च रहता है। वो बल्ब पे लगातार है जो रोशनी एक तरह से आ रहा है, गर्मी आ रहा है, फिर भी बल्ब जो फ्यूज नहीं होता है। बहुत दिन के बाद आप देखिएगा कि उसका टंगस्टन है जो गलता है। बहुत समय के बाद, साल भर 2 साल, इस समय इतना हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। और पूछा भी जाता है कि जो बल्ब रहता है उसका जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो किस चीज़ का बना हुआ रहता है, तो बना हुआ रहेगा आपका टंगस्टन का। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक का सबसे छोटा कण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। किसी यौगिक का सबसे छोटा कण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है अणु और चौथा ऑप्शन है नाभिक। अब आपको बताना है यौगिक देखिए, यौगिक जब भी बनेगा तो दो तत्व से बनते हैं, ठीक है। दो तत्व, कई सारे तत्व क्या होता है, तो तत्व है जो सिंगल एक ही तरह के परमाणु के रहेंगे। मान लें कि हाइड्रोजन है तो उसमें खाली हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन है तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा, दूसरा कोई चीज़ नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग तत्व कहते हैं। और तत्व मान लिया जाए कि दो या दो से अधिक तत्वों का जो एक अभिक्रिया होता है उससे यौगिक बनता है। जैसे मान लिया जाए कि यौगिक H2O जल है जो यौगिक है। तो देखिए यौगिक है, इसमें जल भी एक तत्व है और हाइड्रोजन भी एक तत्व है और ऑक्सीजन भी एक तत्व है। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाए हैं, तो उसको यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यौगिक का सबसे छोटा कण, यौगिक का क्या पूछा गया है? सबसे छोटा कण। तो यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है, क्योंकि जब भी आप इस यौगिक से निकालिएगा तो वो जो तत्व का जो कॉम्बिनेशन है वो आएगा ही आएगा। इसमें भी सबसे छोटा क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। कुछ भी निकालिएगा तो एक अणु भी निकालते हैं जल का, तो उसमें क्या निकलेगा? H2O ही निकलेगा। ये नहीं होगा कि H अलग रहेगा वो अलग रहेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर लिया है? आपस में एक रिएक्शन किया, एक अभिक्रिया कर लिया है और संबंध बनाया है, ठीक है। एक नया संबंध बनाया, इसी कारण एक तरह से इसका आंसर हो गया अणु। यौगिक का सबसे छोटा कण को अणु कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम रहेगा? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न में से, क्वेश्चन 12, निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होगा? चलिए आपसे पूछा गया है कि कौन सा अणु के बीच आकर्षण बल अधिक रहेगा। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है द्रव्य, तीसरा ऑप्शन है गैस और चौथा ऑप्शन है आपका प्लाज्मा या मिश्रण, ठीक है, मिश्रण। चलिए इसमें किस अणु के बीच आकर्षण बल अधिक रहता है? तो देखिए जो ठोस होता है उसमें आकर्षण बल अधिक रहता है, इसी कारण ठोस का एक अपना क्या होता है? आकार होता है। यही आकर्षण बल के चलते एक दूसरे को हिलने डुलने नहीं देता है, और इसके चलते ठोस है जो आप देखिएगा कि पूरा का पूरा क्या बना हुआ है? कठोर बना हुआ है, उसकी निश्चित आकार बना हुआ है। क्योंकि गैस से में देखिएगा कि एक अणु दूसरे अणु को उतनी मजबूती से नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है, उतनी मजबूती से नहीं पकड़ पाते हैं। तो थोड़ा सा कोई धक्का देता है तो धक्का देने के चलते एक तरह से उसका आकार ऐसे में क्या हो जाता है? बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है शैवाल। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। शैवाल बहुत ही प्राचीन पौधा है, लेकिन शैवाल है जो कहाँ पे पाए जाते हैं। शैवाल प्राचीन पौधा है, प्राचीन पौधा है। यह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है जंगल, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है रेत, चौथा ऑप्शन है खेत। ठीक है, देखिए कभी कभी आपको एग्जामिनर है जो बस इधर उधर का बात करेगा और आपके दिमाग को क्या करता है, डुलाने का प्रयास करता है, और उसी में हिल गए तो हिला देगा। ठीक है, नंबर आपका कट गया। क्वेश्चन है कि शैवाल है जो प्राचीन पौधा है। ठीक है, सही बात है कि शैवाल है जो मनुष्य का जिस समय अवतरण नहीं हुआ था इस पृथ्वी पे, उस समय शैवाल आ गया था। ठीक है, शैवाल आया था, लेकिन शैवाल पाए कहाँ पे जाते हैं, तो शैवाल है जो मुख्य रूप से आप देखिएगा जो वो है जो पानी में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया पानी। इसका ऑप्शन नंबर 2 है जो सही है, 13 का ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है जो जीव विज्ञान का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 और निम्न में से कौन मानव आहार नली का या मानव आहार अंग का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। मानव आहार नली का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन है छोटी आंत, छोटी आंत, दूसरा ऑप्शन है यकृत, ये बड़ी आंत कर दीजिए, बड़ी आंत, तीसरा है आपका पित्ताशय, पित्ताशय, और चौथा है वायु कोशिका, वायु कोशिका। देखिए दोस्तों, हम लोग जो खाना खाते हैं, यहाँ तक कि खाना का पाचन होता है, वो सब के सब है जो आपके आहार नली का भाग है। बहुत बड़ा चौड़ा इसका एक तरह से भाग माना जाता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि आहार नली का कौन सा भाग नहीं है। तो देखिए छोटी आंत, ये भी है जो खाना पाचन करने में मदद करेगा, और सबसे अंत में है जो बड़ी आंत में आता है, यहाँ पे भी खाना का कुछ हद तक पाचन किया जाता है। ठीक है, तो पित्ताशय भी है, इसका सही आंसर है वायु कोशिका। वायु कोशिका है जो उसको खाने पीने वाला नली से संबंध नहीं है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 है सूर्य से सौर ऊर्जा जो निकलता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा निकलता है। सौर ऊर्जा जो निकलता है तो उसके लिए जो अंदर का जो प्रक्रिया है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 सूर्य से सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय, के उत्पादन
समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होती है, होती है। चलिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन परमाणु विखंडन, विखंडन पहला आपका हो गया विखंडन, दूसरा है आपका संलयन, संलयन हो गया, तीसरा है दहन, दहन, और चौथा है अपघटन, अपघटन। इसका सही आंसर है संलयन होता है। ठीक है, सूर्य में भारी मात्रा में हाइड्रोजन रहता है। यह हाइड्रोजन है जो, यह हाइड्रोजन है जो क्या करता है, हीलियम बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या बनाता है, हीलियम बनाता है, और इसी क्रम में भारी मात्रा में सौर ऊर्जा भी निकलता है। ठीक है, जब छोटे छोटे हाइड्रोजन के जो परमाणु रहते हैं वो आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, और इसी दौरान एक तरह से हम लोग को जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसका नाम है सौर ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद।